हाय गाइस, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 5 द यूनियन की में लेजिस्लेचर प्रोसेस देख के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है अ बिल में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट मनी बिल। तो एक जो विधेयक है वो संसद के किसी सदन में प्रारंभ होगा मनी बिल को छोड़कर, क्योंकि मनी बिल लोकसभा में ओरिजिनेट होता है आर्टिकल 109 के अकॉर्डिंग। और ये जो है किसी भी सदन में जो सामान्य विधेयक है वो किसी भी संसद के किसी भी सदन में ओरिजिनेट हो किया जा सकता है। ये आर्टिकल 107 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है A bill is deemed to be passed when। तो ये कब पास माना जाता है? तो जब ये दोनों सदनों से पारित हो, पास बाय बोथ हाउस। ये आर्टिकल 107 सब आर्टिकल 2 में दिया गया है कि बिल तभी पास माना जाएगा जब दोनों सदन सहमत हो, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के। नेक्स्ट है बिल डज नॉट लैप्स ऑन प्रोरोगेशन ऑफ हाउस। जो सत्रावसान होता है, जो प्रोरोगेशन होता है, वह विधेयक समाप्त नहीं होता है। तो क्या ये सही है? स्टेटमेंट सही है क्या? तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 107 सब आर्टिकल 3 में प्रोरोगेशन होने पर बिल लैप्स नहीं होता है। नेक्स्ट है अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स ऑन इट्स डिसोल्यूशन। अब अगर कोई बिल पेंडिंग है लोकसभा में और लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है तो क्या बिल का भी खत्म हो जाता है? तो हाँ, सही है, तो बिल भी खत्म हो जाता है। आर्टिकल 107 सब आर्टिकल 5 में लोकसभा के डिसोल्यूशन पर पेंडिंग बिल लैप्स हो जाते हैं आर्टिकल 108 को छोड़कर। नेक्स्ट है जॉइंट सिटिंग में भी कॉल्ड व्हेन। तो संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? तो संयुक्त बैठक जब होगी जब दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे, संशोधन पर मतभेद हो, है ना, हाउस डिसएग्री ऑन अमेंडमेंट, बिल इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, बिल पेंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ, 6 माह तक पारित ना हो, तो ये इन सभी कंडीशन में जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। तो ये आर्टिकल 108 सब आर्टिकल 1 के ABC क्लॉज, इन तीनों स्थितियों में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट है संयुक्त बैठक लागू नहीं होती, जॉइंट सिटिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू। तो ये एप्लीकेबल नहीं होती मनी बिल पर, मनी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं की जा सकती है। तो आर्टिकल 108 सब आर्टिकल 1 का प्रोवाइजो बोलता है मनी बिल पर जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है इन जॉइंट सिटिंग द बिल इज पास्ड बाय। संयुक्त बैठक में विधेयक विधेयक किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इनके द्वारा विधेयक पास होगा। तो आर्टिकल 108 सब आर्टिकल 4 में दिया गया बिल प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की मेजोरिटी से ही पास होता है। नेक्स्ट मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन। तो मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है? तो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। आर्टिकल 109 सब आर्टिकल 1 में बोला है मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा को मनी बिल कितने दिनों में लौटाना होता है? तो 14 दिन के अंतर्गत मनी बिल लौटाना होता है राज्यसभा। आर्टिकल 109 सब आर्टिकल 2 में राज्यसभा को 14 दिन के भीतर रिकमेंडेशन देनी होती है। इफ राज्यसभा डज नॉट रिटर्न मनी बिल विद इन 14 डेज। अब अगर 14 दिन के अंतर्गत नहीं लौटाया तो क्या होगा? तो अगर 14 दिन के लिए नहीं किया तो बिल इज डीम्ड पास, तो विधेयक पारित माना जाता है। आर्टिकल 109 सब आर्टिकल 5 में बोला है कि बिल डीम्ड पास माना जाएगा लोकसभा के रूप में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मनी बिल मैटर। इसमें से मनी बिल मैटर कौन कौन सा है? तो इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, कर लगाना ये है। विड्रॉल फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि से धन निकालना ये भी है।
कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि की अभिरक्षा करना, तो ये उपरोक्त सभी और ऑफ द अबव इसके अंदर आएगा। आर्टिकल 110 अब आर्टिकल 1 के अंतर्गत ये दिए गए। हु डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, ये कौन तय करेगा कि मनी बिल है या नहीं है, कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं है, कौन डिसाइड करेगा, तो ये जो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 110 सब आर्टिकल 3 में फाइनल डिसीजन स्पीकर ऑफ लोकसभा का होता है। नेक्स्ट है, आफ्टर पासिंग बाय पार्लियामेंट अ बिल इज प्रेजेंटेड टू, अब पार्लियामेंट ने पास कर दिया, मतलब लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया, फिर उसके बाद किसको प्रेजेंट किया जाएगा, तो आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग बिल प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को उसके असेंट के लिए भेजा जाएगा। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न बिल फॉर रिकंसिडरेशन, तो राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, तो ये ऑर्डिनरी बिल को लौटा सकता है। आर्टिकल 111 प्रोवाइजो, प्रेसिडेंट मनी बिल के अलावा अन्य बिल वापस भेज सकता है। इफ बिल इज पास्ड अगेन आफ्टर रिकंसिडरेशन द प्रेसिडेंट, अब अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा था और राज्यसभा लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया है, तो अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, तो प्रेसिडेंट को ही कि अनिवार्य रूप से स्वीकृति देगा, मस्ट गिव असेंट, उसे देना ही पड़ेगा। तो आर्टिकल 111 प्रोवाइजो दोबारा पारित होने पर प्रेसिडेंट असेंट देने के लिए बाध्य होता है। तो आर्टिकल 107 में जो दिया गया है कि इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल, तो 107 सब आर्टिकल 1 में बोला है कि एक विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है मनी बिल को छोड़कर, ना, तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा में कहीं पे भी हो, मनी बिल 109 में होगा। फिर सब आर्टिकल 2 में बोला गया विधेयक तभी पारित माना जाएगा जब दोनों सदन सहमत हो। फिर 107(3) में बोला गया प्रोरोगेशन पर 17 वसंत पर विधेयक समाप्त नहीं होता है। 107(4) में बोला गया है राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा भंग होने पर समाप्त नहीं होता है, मतलब बिल पेंडिंग कहाँ है, राज्यसभा में, और लोकसभा का भंग हो गया, डिजॉल्व हो गया, तो ये मतलब खत्म नहीं होगा। लेकिन क्लॉज 5 में बोला है कि अगर लोकसभा में पेंडिंग है और लोकसभा भंग हो जाती है तो फिर ये जो बिल है वो लैप्स हो जाएगा। आर्टिकल 108 में बोला गया है जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउस, तो इसके फर्स्ट क्लॉज में बोला है कि इफ द अदर हाउस रिजेक्ट द बिल, दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार करता है, संशोधन पर मतभेद होता है, 6 माह तक विधेयक पारित नहीं होता है, तो 108(1) के ABC क्लॉज में ही दिया गया है, तो यहाँ पे जॉइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है। फिर मनी बिल पर संयुक्त बैठक नहीं होगी। फिर इसका सेकंड क्लॉज बोलता है प्रोरोगेशन स्थगन की अवधि नहीं गिनी जाएगी इसमें। क्लॉज 4 में बोला गया उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत से पारित होगा बिल। और पांचवा क्लॉज बोला लोकसभा भंग होने के बाद भी संयुक्त बैठक हो सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है 109 स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल, तो मनी बिल राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, केवल फिर ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। सेकेंड क्लॉज बोलता है राज्यसभा को 14 दिन में सुझाव सहित लौटाना होगा। फिर थर्ड क्लॉज में बोला है लोकसभा सुझाव स्वीकार करे तो विधेयक पारित माना जाएगा। फोर्थ क्लॉज में सुझाव अस्वीकार करने पर मूल रूप से पारित माना जाएगा। क्लॉज 5 में बोला गया है 14 दिन में न लौटाने पर पारित माना जाएगा। अगर बिल 14 दिन में नहीं लौटाया तो भी पारित माना जाएगा। आर्टिकल 110 मनी बिल के अंतर्गत क्या 110(1) में कर लगाना या हटाना, सरकार द्वारा उधार लेना, संचित निधि आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, संचित निधि से धन की निकासी, इसके सहायक विषय लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करेगा। क्लॉज 3 में बोला गया कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। फिर 110 क्लॉज 4 में बोला गया मनी बिल पर अध्यक्ष का प्रमाण पत्र आवश्यक है।
अब एक आर्टिकल 111 असेंट टू बिल। तो बिल प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट फॉर असेंट, विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु जाएगा। फिर है प्रोवाइजो, राष्ट्रपति मनी बिल को छोड़कर अन्य बिल जो है उसको लौटा सकता है। फिर इसका सेकंड प्रोवाइजो दिया गया है, पुनः पारित होने पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके सामने पार्लियामेंट के बिफोर, मतलब कौन प्रस्तुत करता है? तो ये जो प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 112 सब आर्टिकल 1 में प्रेसिडेंट हर वित्तीय वर्ष के लिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट रखवाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या दर्शाता है? जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या दर्शाता है? तो वो प्राप्तियां और व्यय, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों दिखाता है। 112 क्लॉज 1 में दिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर दोनों दिखाई जाती है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज क्लासिफाइड इनटू, तो वार्षिक वित्तीय विवरण में व्यय को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? तो ये जो किया जाता है आवंटित और मतदान योग्य, चार्ज्ड एंड वोटेड, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड एंड अदर एक्सपेंडिचर वोटेड में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय इनमें से कौन सा है? तो ये है सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का वेतन। 112 का क्लॉज 3 बोलता है प्रेसिडेंट का वेतन एवं भत्ते चार्ज एक्सपेंडिचर है। चार्ज एक्सपेंडिचर इज, तो ये क्या होता है? तो ये जो होता है मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है। जो चार्ज एक्सपेंडिचर वोट के लिए प्रस्तुत नहीं होता, केवल चर्चा हो सकती है। आर्टिकल 113 सब आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग बोला है। अदर एक्सपेंडिचर सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, तो अन्य व्यय किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो अन्य भी डीम्ड डिमांड ऑफ ग्रांट, अनुदानों की मांग के रूप में प्रस्तुत की जाती है अदर एक्सपेंडिचर। आर्टिकल 113 सब आर्टिकल 2 में बोला अदर एक्सपेंडिचर को डीम्ड डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में लोकसभा में रखा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन था, नो डिमांड फॉर ग्रांट शेल बी मेड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं हो सकता है। आर्टिकल 113 सब आर्टिकल 3 में ये बोला गया। नेक्स्ट है, एप्रोप्रिएशन बिल प्रोवाइड्स फॉर, विनियोग विधेयक किसके लिए होता है? तो ये होता है विड्रॉल फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि से धन निकासी करना है तब विनियोग विधेयक पास किया जाता है। तो आर्टिकल 114 सब आर्टिकल 1 में एप्रोप्रिएशन बिल द्वारा कंसोलिडेटेड फंड से धन निकालने की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट है, विच अमेंडमेंट इज नॉट अलाउड इन एप्रोप्रिएशन बिल? विनियोग विधेयक में कौन सा संशोधन स्वीकार्य नहीं है? तो ये है अनुदान का उद्देश्य बदलना, चेंजिंग डेस्टिनेशन ऑफ ग्रांट। तो विनियोग विधेयक पास हो गया, उसमें फिर संशोधन इस प्रकार का नहीं कर सकते। ऐसा संशोधन जो राशि या उद्देश्य बदल दे अस्वीकार्य है। आर्टिकल 114 सब आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग। नो मनी शैल बी विड्रॉल फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड एक्सेप्ट बाय, एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ, जब तक कि जो लॉ द्वारा एप्रोप्रिएशन नहीं कर दिया जाता तब तक कंसोलिडेटेड फंड से धन नहीं निकाला जा सकता है। आर्टिकल 114 सब आर्टिकल 3 में ये बोला गया है। नेक्स्ट है, सप्लीमेंट्री ग्रांट इज मेड व्हेन, पूरक अनुदान कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है स्वीकृत राशि अपर्याप्त हो और नई सेवा शुरू हो, बी और सी दोनों में। मतलब जितने के लिए पास करा लिया है अमाउंट, अब उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो यहाँ स्वीकृत राशि से अपर्याप्त हो गई है, तो इस केस में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दिया जाता है। और न्यू सर्विस एरिया अराइजेस तो तब भी दिया जाता है।
आर्टिकल 115 एक ए में जब राशि कम पड़ जाए या नई सेवा शुरू हो तब ये बिल पास किया जाता है। नेक्स्ट है अधिक व्यय अनुदान कब आवश्यक होता है। एक्सेस ग्रांट इज रिक्वायर्ड व्हेन। तो ये कब होता है जब मनी सेंट मोर देन ग्रांट। एक सौ 15 सब आर्टिकल 1B में जब किसी सेवा पर अनुदान से अधिक खर्च हो जाए। लेखा मत का अर्थ है वोट ऑन अकाउंट मीन्स एडवांस ग्रांट फॉर पार्ट ऑफ ईयर। आर्टिकल 116 में बोला गया बजट पास होने से पहले कुछ समय के लिए अग्रिम अनुदान। नेक्स्ट है वोट ऑफ क्रेडिट इज गिवन फॉर। क्रेडिट मत दिया जाता है तो ये दिया जाता है अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए। आर्टिकल 116 1B में जब मांग अप्रत्याशित हो और विवरण देना संभव न हो तब दिया जाता है। एक्सेप्शनल ग्रांट इज असाधारण अनुदान होता है तो ये तो है नॉट पार्ट ऑफ करंट सर्विस। एक सौ 16(1)(c) में जो वर्तमान वर्ष की सेवा का भाग नहीं होता है। A financial bill can be introduced only on recommendation of। वित्तीय विधेयक किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रेसिडेंट की सिफारिश पर। आर्टिकल 117 सब आर्टिकल 1 फाइनेंशियल बिल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही इंट्रोड्यूस होगा। A financial bill cannot be introduced in। वित्तीय विधेयक कहाँ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यह है राज्यसभा। Next, a bill involving expenditure from consolidated fund shall not be passed unless। यदि विधेयक से संचित निधि से व्यय होगा तो ये प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन से रिकमेंड करेगा तभी हो सकता है। आर्टिकल 117(3) ऐसे बिल को पास करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन अनिवार्य है। बस प्रोविजंस देख लेते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बजट है तो आर्टिकल 112(1) में बोला है राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा। इसमें भारत सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय दिखाए जाते हैं। फिर सब आर्टिकल 2 में बोला गया संचित निधि पर भारित व्यय अलग दिखाया जाएगा। फिर अन्य व्यय अलग से दिखाए जाएंगे। राजस्व व्यय और अन्य व्यय अलग बताए जाएंगे। फिर थर्ड क्लास में लोकसभा अध्यक्ष व सभापति का वेतन भारित व्यय है। फिर आर्टिकल 112(3)(c) में सरकार का ऋण व्यय भारित है। फिर थर्ड क्लास जो है न्यायाधीश का वेतन पेंशन भारित है। सीएजी का वेतन भारित है। न्यायालय के निर्णयों का भुगतान भारित है और संसद द्वारा घोषित अन्य व्यय भारित होगा। आर्टिकल 113 प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट। तो आर्टिकल 113(1) में बोला भारित व्यय मतदान हेतु प्रस्तुत नहीं होगा। ओनली डिस्कशन अलाउड है इसमें, है ना। फिर सेकंड क्लॉज में अन्य व्यय अनुदान की मांग के रूप में प्रस्तुत होता है। लोकसभा वोट कर सकता है इसमें। नेक्स्ट है लोकसभा अनुदान स्वीकार अस्वीकार या घटा सकती है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं होगी, ये थर्ड क्लॉज बोलता है। एप्रोप्रिएशन बिल तो 114(1) में बोला लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों हेतु विधेयक मतलब होगा बिल इंट्रोड्यूस फॉर ग्रांट्स मेड बाय लोकसभा। फिर भारित व्यय भी शामिल होंगे। बिल इंक्लूड चार्ज एक्सपेंडिचर। क्लॉज 2 में राशि या उद्देश्य बदलने वाला संशोधन नहीं होगा ना।
नो अमेंडमेंट अल्टरिंग अमाउंट और डेस्टिनेशन ऑफ अलाउड, जो अलाउ किया है उसको बाद में चेंजेस नहीं हो सकता है। आर्टिकल 114(3) में बोला विनियोग अधिनियम बिना धन निकासी नहीं होगी। 115 सप्लीमेंट्री एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट, तो राशि कम पड़ने पर पूरक अनुदान होगा, सप्लीमेंट्री ग्रांट दिया जाएगा। फिर नई सेवा हेतु अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, अधिक खर्च पर अतिरिक्त अनुदान। 115 सब आर्टिकल 2 में बोला गया है कि आर्टिकल 112 से 114 अप्लाई टू दीज ग्रांट्स, इन सभी पे अप्लाई होगा। वोट ऑन अकाउंट्स, वोट्स ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट्स, 116 आर्टिकल में बोला गया है वोट ऑन अकाउंट फॉर पार्ट ऑफ ईयर, मतलब इंटरिम बजट स्पेंडिंग है, ये वर्ष के भाग के लिए लेखा मत। वोट ऑफ क्रेडिट फॉर अनएक्सपेक्टेड डिमांड, अप्रत्याशित मांग हेतु क्रेडिट मत, ये इमरजेंसी नीड के लिए। असाधारण अनुदान वर्तमान सेवा का भाग नहीं है, रेयर एक्सपेंडिचर है, और अनुच्छेद 113 से 114 लागू होंगे। आर्टिकल 117 स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल, तो क्लास 1 में बोला है वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पे प्रस्तुत होगा। वित्तीय विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा। कर घटाने या हटाने हेतु सिफारिश आवश्यक नहीं है। जुर्माना या शुल्क वित्तीय विषय नहीं माने जाएंगे, और संचित निधि से व्यय वाले विधेयक हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।